बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने 2 थेरेपीज़ कवर की हैं। आज हम तीसरी थेरेपी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली योंगियन थेरेपी। इसकी अगर मैं बात करूं तो इट वाज डेवलप्ड बाय या इट वाज गिवन बाय या यूं कह लें फाउंडेशन जो रखी थी इस थेरेपी की कार्ल योंग ने रखी थी। अगर हम कार्ल योंग की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें तो ही वाज बेसिकली अ साइकेट्रिस्ट एंड स्विस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जिसने एनालिटिक साइकोलॉजी की बुनियाद रखी थी और फ्रॉइड के साथ काम करते हुए या उसके वर्क को देखते हुए उसने ये काम किया था। कार्ल योंग जो था वो बेसिकली जुलाई 26 1875 में पैदा हुआ था और 1961 6 जून 1961 को उसकी डेथ हुई थी। कार्ल योंग ने डेवलप किए थे पर्सनैलिटी के 2 कॉन्सेप्ट्स, जिसमें एक्स्ट्रावर्टेड पर्सनैलिटी भी है और इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी भी है। उसके साथ साथ आर्कीटाइप्स के बारे में बात की है उसने और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पे बात की है। उसके अलावा जो कार्ल योंग था उसके जो काम है वो ना सिर्फ साइकेट्री में है एक इन्फ्लुएंस रखता है, बल्कि उसके साथ साथ रिलीजन, लिटरेचर और उससे रिलेटेड फील्ड्स में भी उसने काम किया था, जिसका एक इम्पैक्ट है। अगर हम कार्ल योंग के अर्ली लाइफ की बात करें तो ही वॉज बेसिकली द सन ऑफ अ पेस्टर और इसका जो चाइल्डहुड था वो बहुत अकेले गुजरा था। ठीक, उसने अर्ली एज से ही अपने पेरेंट्स और टीचर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था और चीज़ों को या प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। और उसने अपने फादर का जो बिलीव था रिलीजन को, उसको देखते हुए अपना एक न्यू एक्सपीरियंस कम्युनिकेट किया था टूवर्ड्स गॉड। इसके अलावा अगर हम काम की बात करें तो जो कार्ल योंग था उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो साइकोएनालिटिक थेरेपी में थी और उसने फ्रॉइड के साथ मिलके काम किया था, ठीक है, क्योंकि ही वाज आल्सो ऑफ द व्यू बहुत सारी चीज़ों में वो फ्रॉइड को फेवर कर रहा होता था। बट उसकी जो फ्रॉइड के साथ कंट्रीब्यूशंस थी लेकिन कुछ चीज़ों पे दे डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर, तो फिर कार्ल योंग ने फ्रॉइड से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और अपना कॉन्सेप्ट्स दिए थे उसने, ठीक है। और उसकी जो थे कार्ल योंग और फ्रॉइड दोनों ने अनकॉन्शियस पे काम किया था, बट अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड जो हमारे ड्रीम्स या अनकॉन्शियस होते हैं वो बेसिकली पर्सनल थिंग्स होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू कार्ल योंग जो पर्सनल अनकॉन्शियस है वो बेसिकली हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस की टॉप लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने डिफ़र किया था। इस बेसिस पे फिर कार्ल योंग ने अपनी एक न्यू थेरेपी दी थी जिसको हम योंगियन थेरेपी का नाम देते हैं। और इस थेरेपी की कुछ टेक्निक्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि एज अ योंगियन थेरेपिस्ट व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक्स यू विल अप्लाई टू ट्रीट योर क्लाइंट्स, ठीक है। अगर हम योंगियन थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो ये बेसिकली हेल्प कर सकती है उन लोगों को जो एंजाइटी, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज़ और एडिक्शन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा, इसमें पीटीएसडी आ जाता है, इन सब डिसऑर्डर्स के साथ ये डील कर सकती है और इन क्लाइंट्स की हेल्प कर सकती है कि वो अपने सिम्टम्स को ओवरकम कर सकें और अपनी लाइफ को बेटरली यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे योंगियन थेरेपी काम कर रही होती है और वो लोग जिनमें लो सेल्फ़ इस्टीम होती है उनको भी हेल्प आउट कर रही होती है ये थेरेपी। अगर हम थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस की भी बात करें तो ये थेरेपी बेसिकली इंडिविजुअल की हेल्थ और वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ग्रेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ग्रेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है इन एन इंडिविजुअल, ताकि वो अपने अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स जो हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं जो कि अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स में हैं, वो उनसे अवेयर हो सकें। तो जब एक क्लाइंट अपने अनकॉन्शियस से अवेयर होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर कर रहा होता है फ्रॉम द पास्ट और इस तरीके से पता चलता है कि उसका जो करंट है
करंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, उस पे उस अनकॉन्शियस का या उन पास्ट एक्सपीरियंसेस का क्या इफ़ेक्ट है। तो जब उसको अवेयरनेस मिलती है तो देन ही और शी फील्स बेटर, और वो बेटरली अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकता है, उनको इम्प्रूव कर सकता है और अपने अंदर एक इंटरपर्सनल अवेयरनेस भी इंक्रीज़ कर सकता है। जो योंगियन थेरेपिस्ट हैं, ये बेसिकली क्लाइंट्स के अंदर इंसाइट्स डेवलप करते हैं ताकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट हो सके। अच्छा, और योंगियन थेरेपी बेसिकली सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम पे फोकस कर रही होती है, यानी कि प्रॉब्लम के बिहाइंड जो कॉज होता है उस पे फोकस कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू जस्ट ग्रैंड सिम्टम्स। ठीक है, और योंगियन थेरेपी की मदद से इंटेंस इमोशंस को आप एक क्लाइंट में ला सकते हो। और उसके अलावा अगर हम इस थेरेपी की बात करें तो इट्स अ लॉन्ग टर्म थेरेपी। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती, इवन मंथ्स और ईयर्स तक ये प्रोलॉन्ग कर जाती है। अगर हम टेक्निक्स की बात करें कि क्लाइंट्स को सेशन के दौरान कौन कौन सी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं या कौन सी टेक्निक्स या टूल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि सेशन के दौरान हम यूज़ करते हैं एज अ थेरेपिस्ट, जो कि क्लाइंट के अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें टूवर्ड्स देयर सेल्फ। ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है ड्रीम एनालिसिस और ड्रीम इंटरप्रिटेशन होती है। उसके बाद क्रिएटिव टेक्निक्स सिखाई जाती हैं ताकि वो अपने अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर कर सकें। क्लाइंट और थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप भी बहुत मैटर कर रहा होता है इसमें। उसके अलावा जो सिंबॉलिक मीनिंग होता है इमोशंस का, उनको एक्सप्लोर किया जाता है और पास्ट रिलेशनशिप्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, उसके थ्रू भी हम अनकॉन्शियस को जान सकते हैं या पास्ट एक्सपीरियंसेस को जान सकते हैं, वो भी हेल्पफुल होता है। और इसके बाद है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये सारी टेक्निक्स आप एज अ थेरेपिस्ट यूज़ कर सकते हो अपने क्लाइंट को अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, ओके, जो फर्स्ट टेक्निक है योंगियन थेरेपी में, दैट इज़ बेसिकली ड्रीम एनालिसिस। अगर हम कार्ल यूंग की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली ड्रीम्स जो बेसिकली होते हैं एक साइकी अटैम्प्ट होती है कि इम्पॉर्टेंट थिंग्स को कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, इंडिविजुअल के ड्रीम्स बेसिकली इंडिविजुअल की इम्पॉर्टेंट थिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं। और कार्ल यूंग ने इन सारी चीज़ों को वैल्यू किया था और उसने एक तरीका बताया था कि उसने ये कहा था कि जो ड्रीम्स होते हैं वो बेसिकली दे आर द वे ऑफ गेटिंग टू नो कि क्या असल में हो रहा है। ठीक है, और ड्रीम्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में, और एक इस प्रोसेस को उसने जो नाम दिया था दैट वाज इंडिविजुएशन। ठीक है, अगर हम फ्रॉइड की बात करें तो फ्रॉइड ने भी ड्रीम्स एनालिसिस पे काम किया है, एडलर ने भी काम किया है। ठीक है, ये सारी जो हम थेरेपीज़ पढ़ें एडलर की और कार्ल यूंग की, ये बेसिकली फ्रॉइड के काम पे ही बेस कर रही हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो ड्रीम्स होते हैं वो फॉरबिडन या हिडन विशेस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जो कि डिस्गाइज्ड होती हैं। ठीक है, और उसने दो पार्ट्स बताए थे ड्रीम्स के बारे में, एक लेटेंट कंटेंट होता है और एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है। बट अकॉर्डिंग टू योंग जो ड्रीम्स होते हैं वो बेसिकली चीज़ों को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कार्ल योंग ने कहा था कि जो ड्रीम्स होते हैं ना वो डिसीव करते हैं, ना वो झूठ बोलते हैं, ना डिस्टॉर्टेड होते हैं और ना ही डिस्गाइज होते हैं, बल्कि वो चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अगर हम ड्रीम्स की बात करें तो बाज़ औक़ात ड्रीम्स को कंप्रीहेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और हमें ड्रीम्स को ड्रीम्स जो होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना उनके सिंबल्स के थ्रू बहुत इजी हो जाता है। और जो सिंबल होता है बेसिकली वो किसी ना किसी अननोन साइकिक कंटेंट से रिलेट कर रहा होता है, जो सिंबल हमें ड्रीम में नज़र आता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कार्ल योंग जो ड्रीम्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट भी हो सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म भी हो सकती हैं, और उस एक्चुअल सिचुएशन की सिंबॉलिक फॉर्म में स्पॉन्टेनियस होती है जो कि अनकॉन्शियस में लाई कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्निक है योंगियन थेरेपी में, दैट इज़ बेसिकली क्रिएटिव एक्टिविटीज़। अब क्रिएटिव एक्टिविटीज़ या क्रिएटिव टेक्निक्स की हेल्प से अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर किया जाता है और इसमें ड्राइंग्स होती हैं, पेंटिंग्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ड्राइंग और पेंटिंग के अलावा ड्रामास होते हैं, लिसनिंग टू म्यूज़िक होता है, ड्रीम जर्नलिंग होती है, सीन प्लेइंग, ये सारी टेक्निक्स इसमें यूज़ की जाती हैं।
इस मेथड में बेसिकली क्लाइंट्स को हेल्प किया जाता है कि वो अपनी एक्टिव इमेजिनेशन में ख़ुद को इंगेज करें और अपनी इनर क्रिएटिव क्वालिटीज़ को रिलीव करें जिनको उन्होंने मॉरल या एथिकल वैल्यूज़ की बेसिस पे इनहिबिट किया हुआ था। जो इमेजिनेशन का यूज़ है साइकोथेरेपी में, इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत फ़ायदा होता है और ये बेसिकली जो इमेजिनेशन की टेक्निक है ये हीलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती है फॉर पर्सनल एज वेल एज ट्रांसपर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके साथ साथ ग्रेट वैरायटी ऑफ टूल्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट वेज़ में, जो कि अप्लाई किए जाते हैं डिफरेंट कंडीशंस पे या फिर डिफरेंट अप्रोचेस पे। कभी कभी सब कंडीशंस पे अप्लाई किए जाते हैं और कभी कभार कुछ कंडीशंस पे अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट इज़ बेसिकली वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या फिर इसको फ्री एसोसिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट का जो एवरेज रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस वर्ड पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। क्लाइंट को कहा जाता है कि आपके माइंड में जो भी पहली चीज़ आती है वो आपने बतानी है, थेरेपिस्ट को वो बतानी है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली सर्टेन वर्ड्स दिए जाते हैं क्लाइंट को और फिर उनके रिस्पॉन्स को देखा जाता है और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है ताकि जो एक्टिवेटेड अनकॉन्शियस कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको इंडिकेट किया जा सके उस प्रॉब्लम वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम साइकोलॉजिकल टाइप्स की बात करें तो कार्ल योंग ने 8 पर्सनैलिटी टाइप्स दी थी जो कि 2 एटीट्यूड्स पे बेस्ड करी और वो 2 एटीट्यूड्स हैं इंट्रोवर्जन एंड एक्स्ट्रावर्जन और 4 फंक्शंस हैं। ठीक है, और उन 4 फंक्शंस में थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग और इंट्यूटिंग आते हैं। सबसे पहली टाइप की बात करते हैं दैट इज़ एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप। अगर हम इसकी बात करें तो ये लोग सोसाइटी के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और ये लोग अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को रिप्रेस करते हैं और अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपनी थॉट्स और ओपिनियंस में डॉगमेटिक होते हैं। ये रिजिड और कोल्ड परसीव किए गए हैं और ये बेसिकली अच्छे साइंटिस्ट होते हैं बिकॉज इनका जो फोकस होता है वो लर्निंग पे होता है अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड और ये लॉजिकल रूल्स को यूज़ करते हुए डिस्क्राइब करते हैं वर्ल्ड को और अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक, द नेक्स्ट टाइप इज़ एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग टाइप्स। ये अपनी थिंकिंग मोड को रिप्रेस करते हैं और हाईली इमोशनल होते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, मॉरल कोड्स को कंफर्म करते हैं और ये यूजुअली सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स ओपिनियन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। अगर हम इनकी इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्सिव होते हैं, फ्रेंड्स बहुत आसानी से बना लेते हैं, सोशली एक्टिव होते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योंग जो ये वाली टाइप है ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास है दैट इज़ एक्स्ट्रावर्टेड सेंसिंग टाइप्स। ये बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं प्लेयर पे और हैप्पीनेस पे और न्यू एक्सपीरियंसेस सीख कर रहे होते हैं। ये रियल वर्ल्ड की तरफ बहुत स्ट्रांगली ओरिएंटेड होते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल को अडेप्ट करते हैं और डिफरेंट चेंजिंग सिचुएशंस को भी अडेप्ट कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रावर्टेड सेंसिंग टाइप के जो लोग होते हैं दे आर बेसिकली आउटगोइंग। उनके अंदर लाइफ को एंजॉय करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद है एक्स्ट्रावर्टेड इंट्यूटिंग टाइप्स। इनको अगर हम बात करें तो दे आर वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स क्योंकि इनके अंदर कीन एबिलिटी होती है अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने की। न्यू आइडियाज़ की तरफ ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू अचीव समथिंग। ठीक है, ये जो लोग होते हैं ये चेंजेबल होते हैं, ये एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ भी जा रहे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं और इनके जो डिसीजंस होते हैं वो मोस्टली करेक्ट होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। ये सारे हो गए थे एक्स्ट्रावर्जन से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप्स की। इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते और इनको कम्युनिकेट करने में अपने आइडियाज़ को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ये अपनी थॉट्स पे फोकस कर रहे होते हैं रेदर देन फोकसिंग ऑन द फीलिंग्स और पुअर प्रैक्टिकल जजमेंट होती है इनकी। इंटेंसली कंसर्न्ड होते हैं प्राइवेसी से
और एब्स्ट्रैक्शंस और थेरीज़ के साथ ये डील कर रहे होते हैं, और इनका जो मेन फोकस होता है ख़ुद को अंडरस्टैंड करना एज़ कम्पेयर टू पीपल या अदर, ठीक है। और इनकी नज़र में जो दूसरे लोग होते हैं वो स्टबर्न होते हैं, एरोगेंट होते हैं और इनकंसिडरेट होते हैं, ठीक। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ इंट्रोवर्टेड फीलिंग टाइप्स। इसमें जो होता है वो रैशनल थॉट्स को रिप्रेस करते हैं, डीप इमोशंस उनके अंदर होते हैं, लेकिन वो आउटवर्ड जो इमोशनल आउटवर्ड एक्सप्रेशन है उसको अवॉइड करते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो दे आर मिस्टीरियस एंड इनएक्सेसिबल, बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाले, मॉडेस्ट और चाइल्डिश बिहेवियर्स होते हैं। और इनको बहुत कम कंसिडरेशंस होती हैं अबाउट अदर्स फीलिंग्स एंड थॉट्स, ठीक है। इनको दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती, यूँ कह सकते हैं हम। एंड दे बेसिकली अपीयर विथड्रॉन, कोल्ड एंड सेल्फ एश्योर्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है बेटा दैट इज़ इंट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप्स। इंट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, काम होते हैं और हर चीज़ से ख़ुद को उन्होंने डिटैच किया होता है। ये मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं और दे आर बेसिकली सेंसिटिव और ख़ुद को ये एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आर्ट या म्यूज़िक की फॉर्म में, और अपनी इंट्यूशंस को भी ये रिप्रेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिंग या इंट्यूटिंग टाइप्स। ये बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं इंट्यूशंस को, और दे हैव वेरी रेयर या वेरी लिटिल कॉन्टेक्ट विद द रियलिटी। विजनरीज होते हैं या डे ड्रीमर्स होते हैं, ये अलूफ होते हैं और प्रैक्टिकल मैटर्स से कोई इनका कंसर्न नहीं होता। एंड दे आर बेसिकली पुअरली अंडरस्टूड बाय अदर्स। इनको ऑड या इसेंट्रिक भी बोला जाता है, और हर दिन डेली लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं या स्ट्रेसर्स होते हैं उनको कोप अप करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और फ्यूचर को प्लान करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एक है दैट इज़ पर्सनल अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस जो जॉन्ग ने एक्सप्लेन किया था, ये फ्रॉइड के प्री कॉन्शियस के कॉन्सेप्ट की तरह से ही है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एक रेजरवायर होता है मटेरियल का, जो कभी कॉन्शियस लेवल पे थे, ठीक है, लेकिन अब उनको एक इंडिविजुअल भूल चुका है या वो सप्रेस हो चुके हैं, और वो किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली एक टू वे ट्रैफिक होती है जो बैक एंड फोर्थ जा रही होती है बिटवीन ईगो एंड पर्सनल अनकॉन्शियस। फॉर एग्जांपल आपकी अटेंशन, आप एक चीज़ पढ़ रहे हो, एक बुक आपके सामने है, पेज सामने है, तो आपकी फ़ौरन से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है किसी मेमोरी की तरफ जो कल हुई है। तो ये जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पर्सनल अनकॉन्शियस में स्टोर होते हैं, और बहुत लिटिल मेंटल एफर्ट चाहिए होती है उनको दोबारा से कॉन्शियस लेवल पे लाने के लिए। और एक दफ़ा अगर उनको आपने कॉन्शियस लेवल पे ले आए हो तो ये दोबारा अपनी जगह पे चले जाते हो। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप इनको कॉन्शियस लेवल पे लाना चाहो तो यू कैन ब्रिंग देम टू द कॉन्शियस लेवल। ओके बेटा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट कार्ल युंग ने दिया था दैट वाज बेसिकली कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड का वो पार्ट है जिसमें मेमोरीज और इम्पल्सेस स्टोर होते हैं, ठीक। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर बेसिकली नॉट अवेयर ऑफ दोज मेमोरीज एंड इम्पल्सेस, और ये जो मेमोरीज या इम्पल्सेस स्टोर होते हैं अनकॉन्शियस में, दे आर बेसिकली कॉमन टू ऑल काइंड ऑफ द मैन काइंड, ठीक है। मैन काइंड में या ह्यूमंस में एज अ होल वो प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिकली इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। ये इनहेरिटेड कलेक्शन ऑफ नॉलेज हो सकता है, इनहेरिटेड कलेक्शन ऑफ इमेजेस हो सकता है, जो कि बर्थ के टाइम पे हर ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन ह्यूमंस अपने कलेक्टिव अनकॉन्शियस से अवेयर नहीं होते हैं। अगर मैं आपको कलेक्टिव अनकॉन्शियस की एग्जांपल्स दूँ तो इसमें लव एट फर्स्ट साइट, डीजा वू, रेपिटेशन ऑफ आर्कीटाइप्स जिसमें मिथ्स, लिटरेचर, ड्रीम्स, फैंटेसीज, फेयरी टेल्स आता है। उसके अलावा क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ आर्टिस्ट हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं और डेथ एक्सपीरियंसेस। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हमारे पास कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आती हैं, और कलेक्टिव अनकॉन्शियस बेसिकली ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और इसमें यूँ कह लें कि एक वाइड रेंज या होल रेंज ऑफ आइडियाज़ और इमेजेस के ब्लूप्रिंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में अगर एक और चीज़ बताऊं तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस बेसिकली यूनिवर्सल होता है, और इसमें रिलीजियस, स्पिरिचुअल और जितने भी सिंबल्स एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी एक रेजरवायर होता है बेसिकली, ठीक है। और इसमें हम आर्कीटाइप्स की भी बात कर सकते हैं। आर्कीटाइप्स भी कलेक्टिव अनकॉन्शियस में ही मौजूद होते हैं।
कि बेटा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्कीटाइप्स, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आर्कीटाइप्स भी आ जाते हैं। तो आर्कीटाइप्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बेसिकली यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस के इमेजेस होते हैं जो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हमारे पास स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली डिफरेंट थीम रिकरिंग थीम्स या फिर पैटर्न्स होते हैं जिनको योंग ने आर्कीटाइप्स का नाम दिया था। और इसमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं जो कि कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, ठीक है। और जो भी सक्सीडिंग जनरेशन्स हैं उनकी लाइव्स में भी ये रिपीट हो रहे होते हैं। अगर हम आर्कीटाइप्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू योंग उसने कहा था कि जो हीरो होता है मदर, चाइल्ड, गॉड, डेथ, पावर और वाइज ओल्ड मैन, ये सारे आर्कीटाइप्स में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं और कुछ नहीं डेवलप होते और उनका एक इन्फ्लुएंस साइकी पे रहता है कॉन्सिस्टेंटली। अगर हम मेजर आर्कीटाइप्स की बात करें तो उसमें जो योंग ने डिस्क्राइब किए थे उसमें था एक पर्सोना, द एनिमा इन एनिमस, थर्ड वन वॉज शेडो एंड द फोर्थ वन वॉज सेल्फ। तो हम इन सारे आर्कीटाइप्स को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे बेसिकली व्हाट दे एक्चुअली टेल अस, ये क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ओके जो फर्स्ट आर्कीटाइप है दैट इज़ बेसिकली पर्सोना। पर्सोना बेसिकली एक पब्लिक फेस है या फिर एक रोल ऑफ अ पर्सन है जो कि वो दूसरों को दिखाता है। पर्सोना की अगर हम बात करें, जो वर्ड पर्सोना है तो इसका मतलब होता है बेटा कि एक मास्क जो कि एक एक्टर ने अपने ऊपर चढ़ाया होता है जो कि वेरियस रोल्स या फेसेस दिखा रहा होता है ऑडियंस को, ठीक है। और योंग ने जो टर्म यूज़ की थी पर्सोना की उसका भी सेम मीनिंग यूज़ किया था। अकॉर्डिंग टू योंग जो पर्सोना आर्केटाइप है ये बेसिकली एक मास्क है या पब्लिक फेस है जो कि हम सब ने ओढ़ा हुआ होता है और हम खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हैं इन अ डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू या अगेंस्ट दैट हु वी रियली आर, ठीक है। जो हम जैसे होते हैं वैसा नहीं हम दिखा रहे होते बल्कि डिफरेंटली खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। पर्सोना जो है अकॉर्डिंग टू योंग पर्सोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले करने होते हैं टू सक्सीड, ठीक है। जैसे स्कूल कॉलेज है वहाँ पे सक्सेस हासिल करने के लिए हमें रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, जॉब में हमें प्ले करने पड़ते हैं रोल्स, और वैरायटी ऑफ पीपल बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को जानने के लिए भी ये पर्सोना होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पर्सोना हेल्पफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। ओके अच्छा, कभी कभार ये होता है कि जो रोल हम प्ले कर रहे होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है बेटा कि हम एक्चुअली वो नहीं होते, ठीक है। हम दूसरों को अपनी वो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स दिखा रहे होते हैं जो कि या तो डेवलप ही नहीं हुए होते या फिर उसके ऑपोजिट कुछ डेवलप हुआ होता है। अच्छा, जब ये होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी ईगो होती है इट बेसिकली आइडेंटिफाई विद द पर्सोना, ठीक है, आइडेंटिफाई कर रही है पर्सोना से देन द एक्चुअल नेचर ऑफ द पर्सन। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि देयर इज़ एन इन्फ्लेशन ऑफ पर्सोना, पर्सोना की इन्फ्लेशन होती है। तो फिर कोई पर्सन अगर कोई रोल प्ले कर रहा होता है तो फिर क्या होता है कि वो बेसिकली डिसेप्शन शो कर रहा होता है, ठीक। तो पर्सन एक्चुअली में लोगों को डिसीव कर रहा होता है अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो दैट इज़ बेसिकली द पर्सोना कि ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिवली यूज़ हो सकता है। Okay, now the next category which Jung has defined is anima and animus archetype। इसमें अगर हम animus archetype की बात करें तो ये basically masculine aspect है female psyche का, और जो anima archetype होता है ये feminine aspect होता है male psyche का। जो anima और animus archetypes हैं उनको योंग ने उनके बारे में योंग का ओपिनियन ये था कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं दे आर बेसिकली बायसेक्सुअल, ठीक है, एसेंशियली बायसेक्सुअल होते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल लेवल पे देखें तो जो हर सेक्स है वो सिक्रीट करता है सेम सेक्स के और दूसरे सेक्स के हार्मोन्स को, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्ड सेक्स को भी डिफ़ाइन कर देती हूँ। नॉर्मली जो हम वर्ड सेक्स को देख रहे होते हैं दैट इज़ बेसिकली द इंटरकोर्स बिटवीन द टू जेंडर्स, या फिर हम कह रहे होते हैं सेक्शुअल एक्टिविटी बिटवीन द टू जेंडर्स। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड सेक्स यूज़ हुआ है इट मीन्स दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द लिविंग थिंग्स आर बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ह्यूमंस को या लिविंग थिंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ठीक है। और वो दो कैटेगरीज होती हैं मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे हम इस
पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें तो जो हर सेक्स होता है वो कुछ कैरेक्टर्स, कुछ टेम्परामेंट्स और कुछ एटीट्यूड्स मैनिफेस्ट कर रहा होता है किसी दूसरे सेक्स की, ठीक है। क्योंकि दोनों सेक्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परामेंट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। जो वुमेन, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जो वुमेन साइकी होती है इट बेसिकली कंटेन्स मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स जिसको हम एनिमस आर्कीटाइप कहते हैं, और जो मेन साइकी होती है वो बेसिकली फेमिनिन एस्पेक्ट्स भी उसमें होते हैं जिसको हम एनिमा आर्कीटाइप कहते हैं। और ये जो दोनों ऑपोजिट सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बेसिकली एडजस्टमेंट और सर्वाइवल जो होता है स्पीशीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक सेक्स का दूसरे सेक्स की नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एज अ पर्सन, ठीक है। तो जो आर्कीटाइप्स होते हैं बेसिकली हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे होते हैं ऑपोजिट सेक्स के और हमारे बिहेवियर को गाइड कर रहे होते हैं विद रेफरेंस टू द बिहेवियर ऑफ द ऑपोजिट वन। तो योंग ने इंसिस्ट किया था कि जो एनिमा और एनिमस है इट शुड बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। जो मेल में या मेन में एक फेमिनिन एस्पेक्ट प्रेजेंट होता है इसको एग्जिबिट करना ज़रूरी है, और इसी तरीके से फीमेल्स में जो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है विद इन हर फेमिनिन वंस, ठीक है। क्योंकि ये अगर एनिमा और एनिमस एस्पेक्ट्स जो हैं ये अगर एक्सप्रेस नहीं होंगे, अनडेवलप्ड रह जाएंगे तो फिर जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है वो वन साइडेड होगी। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये वाले एस्पेक्ट्स भी एक्सप्रेस होने चाहिए। ओके बेटा, द नेक्स्ट आर्कीटाइप इज़ द शैडो टाइप। अगर हम शैडो टाइप की बात करें तो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्कीटाइप, और ये बेसिकली एक पर्सनैलिटी की डार्कर साइड भी होती है और इसमें प्रिमिटिव एनिमल इंस्टिंक्ट्स मौजूद होते हैं। वो बिहेवियर्स जिनको सोसाइटी ईवल या इमोरल कंसिडर कर रही होती है वो बेसिकली शैडो में लाई कर रहे होते हैं। अगर हम शैडो की बात करें तो जहाँ पे ये एक सोर्स ऑफ ईवल है वहाँ पे ही ये एक सोर्स ऑफ विटैलिटी, स्पॉन्टेनिटी, क्रिएटिविटी और इमोशन भी है, ठीक है। अगर शैडो को टोटली सप्रेस कर दिया जाए तो जो साइकी होती है वो बेसिकली डल और लाइफलेस हो जाती है और जो एक क्रिएटिविटी आनी चाहिए वो नहीं आती है, ठीक है। और अगर शैडो फुली सप्रेस हो जाता है तो जो पर्सनालिटी है वो भी फ्लैट हो जाती है, और उसके अलावा एक पर्सन जो पॉसिबिलिटीज़ फेस कर सकता है या पॉजिटिव साइड जो उसमें आ सकती है वो भी इसकी वजह से मौजूद नहीं होती है। तो शैडो के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद होते हैं। ओके, द नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ सेल्फ आर्कीटाइप। अकॉर्डिंग टू कार्ल योंग जो टोटल पर्सनैलिटी होती है उसमें यूनिटी, इंटीग्रेशन और हार्मनी को जो आर्कीटाइप रिप्रेजेंट कर रही होती है दैट इज़ बेसिकली द सेल्फ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योंग वी शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स अ होलनेस, और यही हमारा लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ये जो आर्कीटाइप है बेसिकली ये पर्सनालिटी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा करती है और उनमें बैलेंस क्रिएट करती है। अगर हम सेल्फ आर्कीटाइप की बात करें तो जो ऑपोजिट्स होते हैं कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के उनको एसिमुलेट किया जाता है ताकि जो सेल्फ है उसको पर्सनालिटी का सेंटर बनाया जा सके और ईगो से इक्विलिब्रियम की तरफ पर्सनालिटी को शिफ्ट किया जा सके, ठीक है, बिटवीन दी फोर्सेस ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। और इसमें फिर क्या होता है कि जो मटेरियल अनकॉन्शियस में होता है वो एक ग्रेटर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देता है एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में। अगर फुल रियलाइजेशन जो होती है सेल्फ की वो बेसिकली फ्यूचर में लाई कर रही होती है। ये गोल होना चाहिए कि हमें हमेशा बेहतरी की तरफ या होलनेस की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत रेयरली अचीव होता है बट इट कैन बी अचीव। जो सेल्फ होता है ये बेसिकली एक मोटिवेटिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और ये हमें आगे से खींच रहा होता है, ठीक है, रेदर देन पुशिंग अस फ्रॉम द बिहाइंड। धक्के मारने की बजाय ये हमें आगे से खींच रहा होता है एज अ मोटिवेटिंग फोर्स। अच्छा जो डेवलपमेंट होती है सेल्फ़ की वो विदाउट सेल्फ़ नॉलेज इम्पॉसिबल होती है। तो सेल्फ़ की डेवलपमेंट के लिए सेल्फ़ नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है लेकिन इस डिफ़िकल्ट प्रोसेस को अचीव करने के लिए हमें लाइफ को फेस करना होता है और कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। परसिस्टेंस,
परसेप्टिवनेस और विजडम, ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं टू गेट द सेल्फ नॉलेज। ठीक है, और जो सेल्फ की एक्चुअलाइजेशन होती है इसमें बेसिकली गोल्स एंड प्लान्स इन्वॉल्व होते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर, और एक एक्यूरेट परसेप्शन होनी चाहिए वंस एबिलिटीज़ की। जब तक आपको अपनी एबिलिटीज़ नहीं पता होती यू कैन डेवलप द सेल्फ आर्किटेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी एज वेल। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी चीज़ों की जो मैंने टॉपिक्स आज कवर किए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।